इस वीडियो से जो पहले का वीडियो था उसके अंदर हमने रिमोट सेंसिंग, जीआईएस और जीपीएस के सवाल देखे थे जो आईसीआर के एग्जाम में आ चुके हैं। लेकिन स्पेसिफिकली हमने फिजिकल साइंस या हम कहें जो सॉइल साइंस के लिए जो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट एग्जाम देते हैं उस एग्जाम से रिलेटेड 2025 से लेकर 2020 तक के एग्जामिनेशंस में जो भी सवाल आए उनको हमने पिछले वीडियो में देखा था। कुछ इंपॉर्टेंट बातें जानी थी, कुछ इंपॉर्टेंट करंट सैटेलाइट्स और इंपॉर्टेंट चीजें जो भी एग्जाम में अब 2026 में आ सकती हैं उनके ऊपर हमने फोकस किया था। उसी तरह से आज और सवाल देखेंगे, लेकिन सवाल जो है अब एग्रोनॉमी एग्जामिनेशंस के हैं और साथ ही साथ जो पीएचडी एंट्रेंस के एग्जाम होते हैं जैसे कि हम कहें सॉइल साइंस और साथ में एग्रोनॉमी, तो उनमें जो रिमोट सेंसिंग के सवाल आए हैं उन सभी को हमने इस वीडियो में कवर करना है। ओके, तो हेलो दोस्त, मेरा नाम दिवाकर खत्री है। अगर आपने इस वीडियो से पहले का वीडियो ना देखा हो तो आपको मैं सजेस्ट करूंगा उस वीडियो को आप जरूर देखें। ऐसा ना समझें आप कि भाई एग्रोनॉमी का पेपर दे के आऊंगा तो सॉइल साइंस के क्वेश्चन देखने की क्या ही जरूरत है। ऐसा नहीं है। जिन लोगों ने पिछला वीडियो देखा है वो आज इस बात से रिलेट करेंगे, कई सारी चीजें इसके अंदर आएंगी जो आपको समझ आएगा। अच्छा हाँ, हमने फिजिकल साइंस में भी ऐसे सवाल देखे, क्योंकि ऑफकोर्स टॉपिक तो सेम ही है ना, पढ़ना तो रिमोट सेंसिंग ही है सबको। तो इस तरह से आज कवर करते हैं रिमोट सेंसिंग, जीआईएस, जीपीएस के सवाल जो कि एग्रोनॉमी और साथ में जैसा कि आप देख सकते हैं पीएचडी एंट्रेंस ऑफ सॉइल साइंस एंड एग्रोनॉमी में पूछे गए हैं। ओके, तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। और वापस आपको यही एडवाइस रहेगी कि पहले क्वेश्चंस को देखें, अपने हिसाब से आंसर गैस करें और उसके बाद ही सही आंसर देख पाए, मतलब उसका आंसर चेक करें। ओके, साथ ही आपसे ये भी मैं आपका फेवर चाहूंगा कि इसके बाद आपका क्या सजेशन है, आपको क्या लगता है कि हमें कौन सी सीरीज शुरू करनी चाहिए, किस टॉपिक पे हमें वीडियो कवर करनी चाहिए। आपका क्या सजेशन है? एग्जाम के पर्पज से आपको लगे कि सर ये इंपॉर्टेंट है और कवर करना चाहिए, तो मुझे आपका सजेशन जरूर बताएं। ओके, तो अब बिना किसी देरी के चलो शुरू करते हैं आज के सेशन को। तो सबसे पहले जैसा कि आप देख सकते हैं AIEEAPG एग्रोनॉमी या हम कहें एग्रोनॉमी जेआरएफ के अंदर जो सबसे पहला सवाल आया है, आप में से मैं ऐसी उम्मीद करता हूं 80% जो भी लोग ये पेपर एग्जाम देंगे और उसमें अगर ये सवाल आता है तो वो उनका सबका सवाल का जवाब सही ही होगा कि फर्स्ट इंडियन रिमोट सेंसिंग जो हम कह सकते हैं सैटेलाइट है, जिसे हम कहते हैं IRS-1A जो था, वो कब लॉन्च हुआ था। काफी सारे बच्चों ने अपना दिमाग में सही आंसर गेस कर लिया है, 1988, है ना। मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था 1988 जो है, 8 और 8 मेरे को दो सैटेलाइट के रूप में दिखते हैं, इसलिए मैं याद रख पाता हूँ इसे। लेकिन काम की बात यह है कि ये कब, 88 में भी कब, है ना। कोई प्रिसाइसली आपसे पूछे तो क्या बोलेंगे, है ना। तो मार्च के अंदर, वो भी 17 मार्च के अंदर, स्पेसिफिकली डेट याद रखें आप, 17 मार्च 1988। कई सारे एग्जामिनेशन में पूछा गया है एग्रोनॉमी के, अभी 2025 सवाल पेपर में भी देखा गया। ठीक है, भास्कर 1 को भी दिमाग में रखना, भास्कर 1 का डेट हो सकता है इस बार पूछ ले, 1979। आप कहेंगे सर ये कहां से लेके आए हो लिस्ट, तो इस लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे जो नीचे पीडीएफ दी गई है, तो उसमें सारे सैटेलाइट्स जो है इंपॉर्टेंट वो आपको सामने नजर आ जाएंगे। काम की बात और क्या है सर, कई सारे और भी सैटेलाइट्स हैं। ये तो चलो भारत की बात थी, लेकिन दुनिया में अगर हम देखें कौन से सैटेलाइट्स हैं जिनको आपको याद रखना बहुत जरूरी है, तो उसमें सबसे पहला नाम मैं कह सकता हूँ लैंडसैट। और इवन लैंडसैट भी क्यों, लैंडसैट से पहले अगर हम कहें तो हम कहते हैं स्पुतनिक, नाम तो सुना होगा, ऐसे उम्मीद करता हूँ। स्पुतनिक जो है वो हम बताते हैं दुनिया का सबसे पहला मैन मेड, इंसान का बनाया हुआ सैटेलाइट तो स्पुतनिक था, जो सोवियत संघ ने लॉन्च किया था। अभी इसके बारे में मैं आपको दिखाऊंगा भी स्क्रीन पे, तो आपको वो चीज समझ में आएगी अगर नहीं आ रही है तो। लेकिन अभी हाँ, जो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में भी कुछ रखे गए हैं तो उसमें हम कहते हैं, चलो लैंडसेट जो है इंडियन कॉन्टेक्स्ट में नहीं है लैंडसेट, बट स्टिल अगर हम कहें जो लैंडसेट का ईयर इंपॉर्टेंट है 1972 है। ठीक है, आर्यभट्ट भारत का पहला सैटेलाइट इंपॉर्टेंट है 1975, पूछा जा सकता है दोस्त, याद रखना। ये मैंने ईयर्स क्यों रखे हैं, क्योंकि क्रोनोलॉजी कई बार पूछी जाती है, इसीलिए आपको थोड़ा दिमाग में रखना है, पढ़ना है अपने मन से। ये नाम मुंह से एक बार बोलें, है ना। रिसोर्स सेट, आपने अगर ये नाम नहीं सुने हैं, कार्टो सेट अगर आपने नाम नहीं सुना है तो एक बार दो बार बोलें, इस लिस्ट को रिवाइज करेंगे तो आपको ये धीरे धीरे याद होने लगेंगे, है ना। इंपॉर्टेंट है दोस्त, इसलिए मैंने यहाँ रखे हैं। इस लिंक से आप इसे चेक भी कर सकते हैं। चलो खैर, हमने कहा एप्पल भी कई बार एग्जामिनेशन पूछा जाता है, कई बच्चे कहते हैं ए फॉर एप्पल, एप्पल हमारा सेव गया, अब हमारे लिए एक सैटेलाइट का नाम है एप्पल। क्या होती है फुल फॉर्म, अभी कुछ देर में जानेंगे। और 1981 में ये लॉन्च हुआ। इनसेट बहुत ही इंपॉर्टेंट, इन सभी के बारे में बात होगी। देखो इसमें मेरे को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो लगता है आपके एग्जाम में, पक्का मुझे लगता है फॉर श्योर सवाल जरूर आएगा, वो ये है निसार। निसार क्या है, नासा और हम कह सकते हैं इसरो का एक जॉइंट मिशन है, तो बहुत ही जरूरी है, इसे याद रखना जरूरी है। अन्वेषा भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि 2026 में जनवरी के अंदर अन्वेषा लॉन्च किया गया, लेकिन सक्सेसफुल नहीं रहा, तो ये अनसक्सेसफुल लॉन्च था, इसलिए इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए नहीं है कि अनसक्सेसफुल था, इंपॉर्टेंट इसलिए कि 2026 का सैटेलाइट भारत का अन्वेषा था, जिसे हम EOS-91 कह सकते हैं। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था EOS सीरीज के सबसे लेटेस्ट जो है, उसमें EOS 8 के बाद सीधा हम EOS
N1 इस तरह से इसे कहते हैं, N1 जो है, और उसी को हमने कहा अन्वेषा नाम दिया है, इसे याद रखना जरूरी है। CMS का क्या मतलब होता है सर? कम्युनिकेशन सैटेलाइट। CMS जो है कम्युनिकेशन सैटेलाइट, जो उसमें कौन सा था 2025 के अंदर GSAT-7R छोड़ा गया। CMS-3 इसके बारे में भी मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था। आई होप आपने वो वीडियो देखा है, नहीं देखा है तो प्लीज उसे जरूर देखें, आपके लिए फॉर श्योर वो हेल्पफुल रहेगा। चलिए, और कुछ स्पेस मिशन आप सभी जानते हैं कि एग्जामिनेशन पूछे जाते हैं, तो वो भी मैंने मेंशन कर दिए। चंद्रयान 1 हो, 2 हो, 3 हो, ये पूछे जाते हैं। मॉम के बारे में सवाल आ सकता है इस बार, है ना, मार्स ऑर्बिटल मिशन आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं टेबल में दिख सकता है आपको, तो इन सभी को एक बार दिमाग में इनके ईयर्स जरूर देख लें दोस्त, है ना, एग्जाम में जाने से पहले। और एक्सपोसेट जैसे देख सकते हैं, ये था। आदित्य L1 के बारे में मैंने यहाँ डिटेल भी रखी है। आदित्य L1 सूर्य जो है सन के आसपास हम देख सकते हैं छोड़ा गया, आसपास नहीं मतलब 1.5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे छोड़ा गया है। और इंडियन सोलर मिशन टू स्टडी द सन फ्रॉम द सब्सटेंशियल डिस्टेंस, मतलब सूर्य की एक तरह से हम कह सकते हैं अध्ययन के लिए है, तो इस बात को हमें याद रखना इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात, एक्सपोसेट का क्या काम है? एक्सपोसेट जो है वो एक्स-रेज के रूप में हम देख सकते हैं, पॉलीमीटर सैटेलाइट के रूप में नाम दिया गया है, और एक्स-रे पॉलीमराइजेशन एंड इट्स कॉस्मिक सोर्सेज जैसे कि ब्लैक होल्स, न्यूट्रॉन स्टार्स और साथ में मैग्नेटार्स के बारे में स्टडी करने के लिए इसे लॉन्च किया गया है। तो काम की बातें हैं दोस्त, याद रखना। ये सैटेलाइट्स के नाम तो जितने पता हो आपको, वो उतनी आपके लिए पावरफुल चीज होगी, आपके एग्जाम में फॉर श्योर काम ही आएंगे, है ना। मोदिस का नाम सुना है क्या आपको? अगर मैं पूछूं, 2025 में सवाल आया था PhD, है ना, मोदिस किसने छोड़ा था, इस तरह से, मतलब मोदिस किस कंट्री का हम कह सकते हैं सैटेलाइट है, इस तरह का सवाल आया, अभी हम देखेंगे इस बारे में भी। चलो, आर्यभट्ट के बारे में याद रखना, 1975 हो ही गया। एप्पल के बारे में मैंने आपको कहा इंपॉर्टेंट, 1981। ये सारे क्या है? ये हम कह सकते हैं टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन मिशन वाले सैटेलाइट है। आगे बढ़े तो प्लीज, मैं ज्यादा वक्त नहीं दे रहा हूँ जिन स्लाइड पे, उन्हें आप PDF से ऑब्जर्व करके याद करें। सारा कंटेंट जो भी आपके सामने रखा है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज ध्यान रखना इस बात को। इंपॉर्टेंट जो ऊपर लिख ही दिया है तो वो क्या बातें हैं, क्या आप अपने आप पढ़ लेंगे कि 1975 जो हमने पढ़ा था अभी, उसका उल्टा 57 को याद रखना। आप कहेंगे सर कोई तुक नहीं है इस बात का, बट स्टिल मैं तो कई बार ऐसे लिंक कर लेता हूँ चीजों को। तो स्पुतनिक जो है वो 57 के अंदर फर्स्ट ह्यूमन मेड, दुनिया का पहला सैटेलाइट स्पुतनिक है। अगर हमसे पूछे टायरोस क्या है, टायरोस भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त, पहले तो फुल फॉर्म याद रखिए, टेलीविजन इंफ्रारेड ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। साथ में बोलो, टेलीविजन, ठीक है, IR मतलब इंफ्रारेड, ठीक है, और उसके बाद ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, ठीक है सर। ये वेदर सैटेलाइट है, मतलब मेटेरोलॉजी से रिलेटेड है, ठीक है सर। लैंडसेट आपने कहा बहुत इंपॉर्टेंट, 72 क्यों? लैंडसेट हम कह सकते हैं दुनिया का पहला रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट, ऐसे याद रख लो, है ना। अर्थ रिसोर्स एंड हम कह सकते हैं दुनिया का पहला रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट। सर हमको भारत का तो अच्छे से याद हो ही गया कि IRS-1A जो कि कितना है 1988, है ना। चलो, आर्यभट्ट का नाम, जैसे कि मैंने कहा आर्यभट्ट को स्पुतनिक से रिलेट कर रखा था मैंने अभी, आर्यभट्ट 75, वो 57, ठीक है। ये फर्स्ट इंडियन सैटेलाइट था, रिमोट सेंसिंग नहीं, भारत का पहला सैटेलाइट। रिमोट सेंसिंग तो कौन सा था आपको भी पता है, IRS-1, ठीक है। अच्छा, और एप्पल का क्या मतलब है? एरिने पैसेंजर पेलोड एक्सपेरिमेंट, एरिने पैसेंजर पेलोड एक्सपेरिमेंट वाज इसरोज फर्स्ट इंडिजिनस एक्सपेरिमेंटल कम्युनिकेशन सैटेलाइट। अब देखो ये कम्युनिकेशन सैटेलाइट है ना, तो इसे भी याद रखना। ये एप्पल के बारे में बात हुई, कब आया एप्पल? एप्पल के बारे में आपको दिखा दिया, है ना। कोशिश करूंगा इसका ईयर जो है वो भी आपके सामने आ जाए एप्पल का, आई थिंक यहाँ मिस हो गया। चलो, कल्पना, कल्पना का नाम याद रखना क्योंकि भारत का ये मेटेरोलॉजिकल सैटेलाइट है। टायरोस तो कौन सा है, दुनिया में देख सकते हैं, लेकिन नासा की तरफ से है वो, USA की तरफ से है मतलब, लेकिन कल्पना इंडिया का है मेरे ख्याल से, इसे याद रखेंगे। इनसेट 1, बिल्कुल इनसेट के बारे में बात की थी हमने, ये जियो स्टेशनरी होते हैं, है ना। और साथ में इनसेट 1 भी जो है फुल्ली ऑपरेशनल GEO का मतलब क्या है, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है, ठीक है। तो पहला सक्सेसफुल ऑपरेशनल कौन सा था? 1B था 1983 में, और पहला इनसेट कब आया? 1982 में आया, ठीक है। 72 में कौन सा है, 82 में कौन सा है, 57 में कौन सा है, 75 में कौन सा है, कई सारी बातें हैं, सब जोड़ के रखना दोस्त, दिमाग में बिठा लेना, ट्रिक्स बना लेना, कुछ ना कुछ याद करना, ये जरूरी है, ठीक है। आप कहेंगे कि हमारे एग्रोनॉमी के लिए तो नहीं है, नहीं भाई, ऐसा वहम मत रखना, रिमोट सेंसिंग में कुछ भी पूछा जा सकता है, इसलिए आप तैयार रहें। जितना आपको पता है रिमोट सेंसिंग, मुझे लगता है वो कम ही फील होता है, कोई ना कोई क्वेश्चन आपको लगेगा कि यार ये क्या ही आ गया, बट ऐसा ना हो, भगवान से उम्मीद तो दुआ तो हम यही करेंगे कि हम अच्छे से कवर करके चलें। चलो खैर, ये फर्स्ट जो भी फर्स्ट थे वो मैंने यहाँ एक साथ लिस्ट आउट कर दिए हैं, तो प्लीज इसे एक बार याद कर लेना। आगे बढ़ते हैं, तो वो क्या है? वी कैन टेक क्लाउड पिक्चर्स फ्रॉम जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। पढ़ के बताइए अपने आप क्या होना चाहिए इसका आंसर, अपनी कॉपी में इसका आंसर लिख लीजिए। आंसर आई होप आपने लिख लिया होगा, मुझे पॉज करके आंसर पढ़ लिया और आपने आंसर लिख लिया। आंसर इसका मैं बताऊं तो आपको दिखेगा फर्स्ट, है ना। फर्स्ट का मतलब क्या हुआ कि भाई सही एक्सप्लेनेशन भी दे रहा है ना। ये देखिए फर्स्ट, अब मैं अगर दिखाऊं तो वी कैन टेक क्लाउड पिक्चर्स फ्रॉम द जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट कौन से होते हैं? जो इक्वेटर पे घूमते हैं, जो अर्थ के इक्वेटर के साथ साथ घूमेंगे। कितनी ऊंचाई पर घूमेंगे सर? 37 नहीं 35,786, 786,
786 अंक फेमस होता है ना, तो 786 को याद रखो और 35,000 को याद रखो, ठीक है। अब इतनी ऊंचाई पर इसे छोड़ा जाता है और ये हम कहते हैं कि जैसे जैसे अर्थ घूमेगी वैसे वैसे ये घूमता रहेगा। तो इसका मतलब अर्थ से देखेंगे तो लगेगा क्या, ये तो स्टेबल है ना, जियो स्टेशनरी है, जियो मतलब अर्थ के रेफरेंस में स्टेबल है, जो चीज वहां जैसे अर्थ घूम रही है वैसे वैसे ही घूम रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा, जियो स्टेशनरी। आप कहेंगे सर हम बच्चे थोड़ी हैं, सर हम पीवाईक्यू चेक करने आए हैं, सर हमको ये ना पढ़ पढ़ा के आए हैं रिमोट सेंसिंग बहुत अच्छे से, तब जाके पीवाईक्यू देख रहे हैं, आपको हर एक चीज एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। अच्छा ऐसा है तो बहुत अच्छी बात है, चलो खैर नहीं पता है तो फिर भी मैंने बता दिया, ठीक है। ये हो गया जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, बिकॉज जियो स्टेशनरी सैटेलाइट इज ऑलवेज लुकिंग टुवर्ड्स इंडिया, ठीक है, भारत का है और भारत के लगातार उसी पोजीशन पे घूमता रहेगा, तो फिर ये लगातार देख रहा है और इसीलिए हम क्लाउड पिक्चर्स वगैरह ले सकते हैं, इसी बात को इसी वजह से ये एक्सप्लेन कर रहा है, ठीक है। फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले इनसेट 3A के बारे में इंफॉर्मेशन रख दी है, ये कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, जियो स्टेशनरी है, और इसके क्या और इंफॉर्मेशन हो सकती है वो मैंने इसरो की वेबसाइट से निकाल के आपके सामने रखी है, आप चाहें तो उसे पढ़ सकते हैं। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट क्या होते हैं वो भी आपके सामने रख दी, काम की बात मैंने आपके सामने रख दी कि कितनी ऊंचाई पे होते हैं, ठीक है सर। कुछ आपको और इंफॉर्मेशन रख दी है, हाँ, कि भाई आपसे डिस्टेंस की बात करते हैं तो डिस्टेंस हमारे को कई बार एग्जाम में डिस्टर्ब करती है, कि जियो स्टेशनरी तो सर हमने याद कर रखा है कि 35,786, उससे नीचे आए तो क्या होगा, उससे नीचे आप देखो रेंज क्या याद रख सकते हो, 20,200, कितना 20,200 किलोमीटर, अबाउट 20,200 किलोमीटर पे कौन से लोग याद रखेंगे हम, जीपीएस, जीपीएस सैटेलाइट, कितने ये जो कॉन्स्टिलेशन बना है पूरा जीपीएस का, उसमें कितने ऑर्बिट्स हैं याद है क्या, बताएंगे अभी आपको कुछ देर, ठीक है। तो वहां पे हम वो जीपीएस की हाइट देखते हैं कितनी है, 20,200 किलोमीटर। नेविगेशन जीपीएस गैलीलियो ग्लोनास याद है, ये कौन से देशों के हैं, ग्लोनास कहाँ का है, कौन से देश का है, पता है, पता है तो अच्छी बात, नहीं पता तो अभी हम जानेंगे। नवस्टार किसका है पता है, नहीं पता तो कुछ देर में जानेंगे, ठीक है ना। तो मीडियम अर्थ ऑर्बिट्स के अंदर कौन आते हैं, ये आ गए, मतलब 2,000 से लेकर 35,000 के बीच वाले, तो मतलब सर जीपीएस जो है उसे हम मिड रेंज में कह सकते हैं। हाँ, सबसे ऊपर आपने क्या सिखाया था, जियो स्टेशनरी, आपने कहा मिड में क्या याद रख लेंगे हम, आपने कहा कि ये जो जीपीएस वाले हैं उन्हें याद रख सकते हैं, चलो। आपने कहा सर लो ऑर्बिट में भी कोई है क्या, हाँ बिल्कुल, 2000 से कम, जो हम कहते हैं 800 किलोमीटर तक की रेंज में होते हैं ना दोस्त, 800 किलोमीटर तक की जो हाइट पर होते हैं उसे हम कह देते हैं रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट। ऐसे मान लो रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स को हम लगभग 800 किलोमीटर की ऊंचाई या ऑर्बिट तक छोड़ते हैं, जो कि वो अपना काम कर सके, ठीक है। तो 3 आपको डाटा समझ आ गया डिस्टेंस से रिलेटेड, याद रहेगा, बोल के बताओ अपने मन में, पहला 35,786, दूसरा मेरे साथ बोला आपने मन में 2,000, सॉरी 20,200, तीसरा आपने बोला कि सर, तो इस तरह से आपको कुछ इंपॉर्टेंट हाइट्स याद रखनी है जो कि इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं तो हमारे सामने आता है विच टू कंट्रीज आर इन्वॉल्व इन द निसार, जो कि मैंने कहा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 2025 में पूछ लिया है, 2026 में फिर पूछेंगे मुझे ऐसा लगता है। बताओ निसार के बारे में आप क्या जानते हो, आंसर तो आपका ऑफकोर्स आपने सजेस्ट मतलब सही जज कर ही लिया है अपनी कॉपी में, ये जानता हूँ, मैं जानता हूँ कि आपने इसका आंसर क्या कर लिया है, थर्ड अपनी कॉपी में लिख लिया है, क्योंकि आपको समझ में आ गई है बात। लेकिन सर निसार के बारे में कुछ और बातें हम खुद साइट पे जाएंगे, कौन सी साइट पे जाएंगे, इसरो की साइट पे जाएंगे, जो आप लिंक वगैरह प्रोवाइड कराते हो उसके थ्रू हम निसार के बारे में और भी पढ़ेंगे, या चुपचाप डालेंगे गूगल पे निसार इसरो तो अपने आपको लिंक मिल जाएगा, तो आप देख सकते हैं। उस लिंक पे आपको ये पता चलेगा कि भारत का पहला मिशन जो इसरो और नासा के ज्वाइंट डेवलपमेंट पे है, और इसके मिशन के क्या क्या काम है, वुडी बायोमास को देखना, मतलब एक तरह से फॉरेस्ट का जजमेंट या वुडी बायोमास को जज करना, ट्रैक चेंजेस इन द एक्सटेंट ऑफ एक्टिव क्रॉप्स का जजमेंट करना, साथ में अंडरस्टैंड द चेंज इन द वेटलैंड्स जो होते हैं, वेटलैंड्स की स्टडी करना, मैप ग्रीन लैंड्स एंड अंटार्कटिका आइस शीट, बर्फ वगैरह बर्फीले इलाकों को भी ये हम देख सकते हैं, अपनी नजर रखेगा। साथ में कैरेक्टराइज द लैंड सरफेस डेमोन्स्ट्रेशन सॉरी डिफॉर्मेशन रिलेटेड टू द सेस्मिसिटी, है ना, भूकंप वगैरह के कारण, मतलब हम कह सकते हैं प्राकृतिक आपदाएं जो होती हैं, है ना, भूकंप है, चाहे आपका वॉल्केनिक हम देख सकते हैं प्रॉब्लम्स हैं, चाहे हम कहें लैंडस्लाइड्स हैं, इन सभी के बारे में भी जानकारी देख सकता है। तो ये हमने बात करी निसार के बारे में, और आपको ये बात अच्छे से समझ में आ गई कि याद रखना है। 2024 के फटाफट से क्वेश्चन देखते हैं, फोकस करके अच्छे से देखना क्या सवाल क्या जवाब होने चाहिए। एग्रोनॉमी के सवालों में मुझे पेपर में मुझे लगा कि एआर के सवाल बहुत सारे पूछा गए हैं, एआर के सवालों में कंफ्यूजन ज्यादा होता है कि इसका सही एक्सप्लेनेशन है कि नहीं है ना, हम भी अभी फटाफट से इसके ऊपर फोकस करते हैं, बताओ इसका आंसर क्या होगा। उम्मीद करते हैं मुझे पॉज करके अपना आंसर आपने जज कर लिया है कॉपी में, मैं आंसर रिवील कर रहा हूं। फर्स्ट, द एबिलिटी टू विजुअलाइज द डाटा इज वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक व्हिच मेक्स द जियोग्राफिकल डाटा प्रोसेसिंग सो पावरफुल, है ना, द एबिलिटी टू विजुअलाइज द डाटा, जीआईएस एक सॉफ्टवेयर हो गया, एक तरह जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, इस सिस्टम के अंदर बहुत सारा डाटा है, बहुत सारे डाटा है, और उस डाटा
से की हेल्प से मैप वगैरह बनाए जाते हैं, है ना, उस डाटा की हेल्प से मैप वगैरह बनाए जाते हैं। तो उसका मतलब ये हो गया कि ये विजुअलाइज कर सकते हैं हम उस डाटा को, है ना। डाटा दो तरह का, रेस्टर डाटा, वेक्टर डाटा, अच्छे से पिछले वीडियो में बात की है, आई होप आप इस बारे में जानते हैं। दिस इज डन बाय लिंकिंग द जियोग्राफिकल डाटा टू विजुअल डाटा, है ना, और उसके लिए हम पॉइंट, लाइंस, एरिया, इनकी हेल्प लेते हैं। पॉइंट्स, लाइन एंड पॉलीगन, तीन बातें किससे जुड़ी हैं? वेक्टर से जुड़ी हैं, रेस्टर से जुड़ी हैं। आई होप आपको याद आ रहा है, कुछ आ रहा है, अपनी कॉपी में लिखते रहिए कर, है ना, जो भी चीजें बातें आती हैं अपनी कॉपी में लिखते रहा करो हाथ से, ताकि दिमाग में वो फिक्स हो जाए, ठीक है ना। नहीं याद आ रही है तो रिवाइज करना पीछे जाके। विच कंपोज द पिक्चर, ठीक है जी। तो इसका मतलब ये सही इसका एक्सप्लेनेशन है ना, विजुअलाइज कर सकते हैं क्योंकि क्योंकि से ये बात उसको सेटिस्फाई कर रही है, तो इसका आंसर ये फर्स्ट होना चाहिए। ठीक है, बताइए अब इसका आंसर क्या हो। मैं कह रहा हूँ ना एआर के सवाल के आए हैं, तो देखो ये आया है, बताओ फर्स्ट होगा, सेकंड होगा, थर्ड होगा या फोर्थ होगा? आंसर रिवील करना हो, आंसर है सीधा सी, मतलब रीजन फॉल्स दिया गया है। कई सारे बच्चे हैं जो यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं, है ना, एक्टिव रिमोट सेंसिंग और पैसिव रिमोट सेंसिंग। मैं अक्सर कहता हूँ कि ये तो बच्चा बच्चा जानता है, लेकिन बच्चा बच्चा कभी कभी गलत करे आता है एक्टिव और पैसिव रिमोट सेंसिंग पे। आपके साथ ऐसा नहीं हुआ होगा, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। ऑपरेशनल माइक्रोवेव रिमोट सेंसिंग हैज बोथ एन एक्टिव एंड पैसिव। हाँ, जो वास्तव में अभी ऑपरेशनल है रिमोट माइक्रोवेव रिमोट सेंसिंग, उनके अंदर हम देख सकते हैं एक्टिव और पैसिव सेंसर दोनों है। कौन से थे एक्टिव, कौन से थे पैसिव, याद है क्या? नहीं आते तो भी मैं वापस दिखा दूंगा, कोई बात नहीं, लेकिन याद होने चाहिए आपको। एक्टिव माइक्रोवेव रिमोट सेंसिंग डिपेंड्स ऑन इमिशन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेरियस टारगेट सरफेसेस ऑफ मीडिया ऑफ इंटरेस्ट। ध्यान से पढ़ो, एक्टिव माइक्रोवेव रिमोट सेंसिंग डिपेंड्स ऑन इमिशन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेरियस टारगेट। मतलब मेरे अंदर से कैसा इमिट होगा, ये बात जज करनी है, तो ये एक्टिव रिमोट सेंसिंग थोड़ी हुई, है ना। सर नहीं समझ में आ रहा, डायग्राम दिखाओ तो मजा आ जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ पे फोकस करो, इस डायग्राम पे। अगर मैं कहूँ मैं ऑब्जेक्ट हूँ और मेरे से क्या इमिट हो रहा है ये जज किया जा रहा है, तो ये तो क्या होगी दोस्त, पैसिव रिमोट सेंसिंग होगी ना। जब सैटेलाइट खुद कुछ अपने देख सकते हैं इमिशंस छोड़े और वो वापस रिफ्लेक्ट बैक हो के आए, बैक स्कैटरिंग जब स्टडी कर रहे हो तब क्या होता है, उसे एक्टिव रिमोट सेंसिंग कहते हैं सर। हाँ, तो ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ ये आप अच्छे से जानते हैं और आपने सही ही समझ लिया होगा पढ़ के कि हाँ ये एक्टिव रिमोट सेंसिंग की बात नहीं कर रहा है। और एग्रोनॉमिक एग्जाम में लगभग मुझे लगता है 3 से 4 बार सेम तरह का स्टेटमेंट आया है। हर बार वो लोग एक्टिव रिमोट सेंसिंग की डेफिनेशन को पैसिव बना के दे देते हैं या पैसिव की एक्टिव बना के दे देते हैं, मतलब वो कोशिश करते हैं कि आप कंफ्यूज हो जाओ। तो दिमाग में क्या याद रखना है कि हाँ कंफ्यूज कर सकते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, बात समझ में आ गई सर आपकी। तो अब इसके एग्जांपल्स भी याद रख लेना कि ज्यादातर सैटेलाइट्स क्या है, पैसिव हैं, लेकिन कुछ खास जैसे कि रडार, लिडार, सोनार, ये सब क्या है, एक्टिव रिमोट सेंसिंग के एग्जांपल्स हैं। आ गई ना बात समझ रहे, या बोर हो रहे हो, मजा नहीं आ रहा है? आई होप सीरियस हैं आप एग्जाम के लिए, तो आपको फोकस है आप अपने सवालों और जवाबों के अंदर, है ना। चलो, अब सिंथेटिक अपर्चर रडार, क्यों, जो कि निसार का फुल फॉर्म जो था, है ना, नासा इसरो, सार का मतलब क्या है, वो सार के अंदर ये है सिंथेटिक अपर्चर रडार। सिंथेटिक अपर्चर रडार जो वो भी क्या है, एक तरह का एक्टिव रिमोट सेंसिंग सिस्टम है दैट यूजेस माइक्रोवेव रडार। वो क्या यूज करता है, माइक्रोवेव रडार का इस्तेमाल करता है। अच्छा सर, आपने कह दिया कि निसार बहुत जरूरी है और उससे रिलेटेड एक फैक्ट और बता दिया आपने, हाँ वो पर याद रख लेना। ठीक है, जो क्रिएट करता है हाई रेजोल्यूशन इमेजेस को। ठीक है, इसके एग्जांपल ईएसए का, हमारा देखते हैं यूरोपियन सैटेलाइट एजेंसी जो है, उसके अंदर सेंटिनल की बात हमने कल करी थी दोस्तों। सेंटिनल कल मतलब पिछले वीडियो में की थी हमने, है ना। और रीसेट का मतलब क्या था, रीसेट के बारे में मैंने आपको बताया था, है ना। तो ये भी याद रखना, दोनों क्या है, एक इसरो का हमारा रीसेट और सेंटिनल, दोनों क्या है, हम कह सकते हैं एक्टिव रिमोट सेंसिंग के अंदर आते हैं। ठीक है, इसका आंसर आप समझिए, बताइए इसका आंसर क्या होगा। फिर एआर का सवाल आ गया, बताइए क्या होगा जवाब। कॉपी में फटाफट से अपना आंसर लिख लीजिए, मैं आंसर रिवील कर रहा हूँ। आंसर थोड़ा सा शॉकिंग हो सकता है कुछ लोगों के लिए जिन्होंने पीवाईक्यू नहीं कर रखे हैं, वो उन लोगों के हिसाब से, क्योंकि इसका आंसर दिया गया अजर्शन रॉन्ग है और रीजन जो है वो ट्रू दिया गया है। अजर्शन रॉन्ग क्यों सर? सर आपने ही तो बताया 20,200, और इसने खुद जब लगभग लगा ही दिया है ना। देखो, इन जीपीएस 3 सैटेलाइट्स आर अकोमोडेटेड इन ईच ऑर्बिट एट एन एलिवेशन ऑफ, अच्छा इसमें तो लगभग लगाया ही नहीं। हम लिखते हैं अपने जो स्टेटमेंट्स लिखते हैं उसमें लगभग लिखते हैं 20,200। चलो ठीक है, ये डाटा एग्जैक्ट नहीं दिया तो हो सकता है ऐसे गलत मान लिया, पर सर हम तो लगभग बोलते हैं, तो चलो मान लेते हैं कि सर 20,185 भी ठीक ही है, तो इसको बड़ा तवज्जो नहीं देते। लेकिन देखो यहाँ लिखा है इसने 3 सैटेलाइट्स आर अकोमोडेटेड इन ईच ऑर्बिट, क्या ये बात सही है? ये बात तब समझ में आएगी जब आपने जीपीएस को समझा हो और याद करा हो। अगर नहीं पढ़ा है तो जीपीएस से रिलेटेड एक वीडियो में ऑलरेडी, एक वीडियो तो क्या, मैंने
पूरी सीरीज बना रखी है रिमोट सेंसिंग की। जीपीएस वाला पार्ट जरूर देखें, बहुत जरूरी है, उसमें ये सब मैंने इंफॉर्मेशन डिलीवर की थी। ये नवस्टार क्या होता है ना। आप अगर पढ़ के आ चुके हैं तो बस फटाफट मुझे पॉज करके रिवाइज करते चलें, है ना, ज्यादा मैं बार बार बोलूंगा नहीं, वीडियो लंबा हो जाता है बहुत ज्यादा। चलो, और ये क्या कहते हैं, जीपीएस में होता क्या है सर, जीपीएस के अंदर ये होता है कि हम कहते हैं, देखो इस तरह से चलता है, कई सारे ऑर्बिट, कितने ऑर्बिट हम कह सकते हैं, 6 ऑर्बिट कह सकते हैं। हर एक ऑर्बिट में मान लो 4 सैटेलाइट मान के चले अगर, तो 6 चौक 24, 24 सैटेलाइट जो है वो एक्टिवली पूरी अर्थ को कवर कर रहे हैं। ये किसकी तरफ से है सर, यूएससी की तरफ से जो हमारा जीपीएस सिस्टम है, आई थिंक जो नवस्टार वाला जो है उसके अंदर ऐसा चल रहा है ना। तो हमें यही बात याद रखनी है, जो सबसे डोमिनेंट जीपीएस सिस्टम है उसके अंदर 24 सैटेलाइट, जैसा कि आप देखिए घूम लगातार ही घूम रहे हैं। लगातार जब 4 मिलकर सैटेलाइट बताते हैं तो किसी चीज की परफेक्ट लोकेशन पता चलती है। एटलीस्ट कितने जीपीएस की सैटेलाइट की जरूरत है किसी भी ऑब्जेक्ट की परफेक्ट लोकेशन बताने के लिए, है ना। तो लोकेशन के साथ में टाइम एंड रेंजिंग, टाइम को भी बताता है जीपीएस, है ना। तो इस चीजों से हमें याद रखना है। फर्स्ट जीपीएस कब आया था, 1978 में। सारे कॉन्स्टिलेशन हम देखते हैं, फुल कॉन्स्टिलेशन 24 का कब बना था, 1994 में बना था। बहुत जरूरी है याद रख लेना, 24 से रिलेट कर देना 1994 को, लास्ट में 4, लास्ट में 4 याद रखना। आप कहेंगे सर वो तो 74 भी हो सकता है, नहीं नहीं नहीं, आप मुझसे तेज दिमाग रखते हैं, आप याद रखेंगे 1994, ठीक है ना। चलो, और मैं देखो बातें जो है डिस्कस नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, प्लीज मुझे पॉज करके इसे एक बार जरूर देख लेना, ठीक है। ये देखो 6 ऑर्बिट्स होंगे, सब में 3 अगर 4 मान के चले तो 24 होने चाहिए, ठीक है सर। और बताओ सर, और बढ़िया, आप बताओ सर। अरे भाई, ये भी याद रखना कि ग्लोनास रशिया का है और गैलीलियो यूरोपियन है, मतलब यूरोपियन स्पेस एजेंसी का है। अच्छा, बाइडू क्या है, ये बाइडू, बाइडू जो है किसका है, चाइना का है। कुछ बच्चे बाइडू को जापान कर जाते हैं, याद रखना ये चाइना का है ना। बी और सी को याद रखना, है ना। बी सी मतलब समझते हैं ना आप, बहुत क्यूट है ना, अपना गंदा दिमाग ना चलाएं। बी सी का मतलब क्या है, बाइडू को चाइना से रिलेट कर देना। कंपास का है, चाइना का ही है। सीसी भी याद रख लेना, ठीक। हाँ, और हम देखते हैं IRNS एस जो है ये भारत का है, ये तो जरूर याद रहना ही चाहिए हमें, है ना। और साथ में इसका फुल फॉर्म भी याद रखना, आ सकता है एग्जाम में। QZSS ये जापानीज है, तो इसको भी हमें याद रखना है, ठीक है ना। ये हमने आपको लोगो भी दिखा दिए हैं, इन लोगों को दिमाग में जरूर रखें क्योंकि ये एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। नाविक भारत का है, नाविक भारत का है, नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो बहुत जरूरी है नाविक करना, ठीक है। नवस्टार अलग है, नाविक अलग है ना। ये सारे देशों के जो भी थे एक जगह रख दिए गए हैं। प्लीज मुझे पॉज करो, स्क्रीनशॉट ले लो और रिवाइज कर लेना एग्जाम से पहले, ठीक है। आप समझ गए सर इसका आंसर क्यों गलत था। अब आप एक और सेशन रिवीजन करके दिखाएंगे फटाफट से। मैं आंसर रिवील कर रहा हूं, आंसर जो है वो है इसका सेकंड। द डाटाबेस कॉन्सेप्ट इज सेंट्रल टू द जीआईएस। जीआईएस के अंदर ये जियोग्राफिकल नहीं होना चाहिए, ज्योग्राफिक होना चाहिए दोस्तों, है ना, ये गलत है। ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है, उसके अंदर डाटाबेस कॉन्सेप्ट ही क्या है, सेंट्रल है, ये बात सही है। मेन कोर पार्ट क्या है उसका, डाटाबेस ही है। अब जीआईएस डज नॉट होल्ड एनी मैप, जीआईएस के अंदर कोई मैप नहीं होता, कोई पिक्चर नहीं होता, उसमें सिर्फ डाटाबेस होता है। अब देखो ये पार्शियली तो ठीक है बात, लेकिन कुछ जगह पे आप खुद कहेंगे कि एनटीए खुद ऐसे स्टेटमेंट्स भी देता है जिसके अंदर जीआईएस के अंदर बताया है कि भाई उसमें पिक्चर्स मैप्स होती हैं। वास्तव में कोर देखिए ना, कोर कॉन्सेप्ट तो यही है कि उसके पास तो सिर्फ डेटा है, उस डेटा की हेल्प से ही वो सॉफ्टवेयर क्या कर सकता है, मैप्स और चीजें बना सकता है। तो स्ट्रिक्टली देखें कि उसके अंदर कोई मैप से पिक्चर नहीं है, तो ये स्टेटमेंट सही माना जा सकता है, ठीक है ना। तो और द डाटाबेस कॉन्सेप्ट इज सेंट्रल टू जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, ये बात अलग है। और ये बात अलग है कि जीपीएस डज नॉट होल्ड एनी मैप एंड पिक्चर, अगर इसे हम सही मान के चलते हैं तो। मैंने जब पढ़ा था मुझे लगा था कि ये रीजन गलत होना चाहिए, तो मुझे लगा था रीजन गलत होना चाहिए, बट नहीं, एनटीए ने इसे सही माना है, तो हम भी उसी तरह से मान के चलेंगे, ये सही है, दोनों स्टेटमेंट सही है। और करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। डाटाबेस कॉन्सेप्ट इज सेंट्रल टू जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, आपका दिमाग क्या कहता है, तो इसका क्या रीजन करेक्ट हो सकता है, जरा सोचो, ये विचार पे रखते हैं, कमेंट में मुझे बताइए। नहीं आया कुछ दिमाग में तो ऐसे लिख देना कि सर क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन आईडी 5, आप टाइम कोड्स का इस्तेमाल करते हुए लिखेंगे सर इस नंबर पे जो क्वेश्चन था उसके ऊपर हम कमेंट में डिस्कशन कर लेते हैं। अभी ज्यादा हमारे पास बहुत सारे सवाल हैं, अगर पकड़ पकड़ के धीरे धीरे चलेंगे तो बहुत देर हो जाएगी, है ना। रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स आर प्लेस्ड अबव द, बच्चा बच्चा सही ही करेगा इसी उम्मीद है मुझे। अब बच्चे बच्चा कह जाएगा मुझे कि सर आपकी उम्मीद है गई तेल लेने, तो प्रॉब्लम हो जाएगी। समझते हैं इसका आंसर क्या होगा, 800 किलोमीटर होगा। साफ साफ शब्दों में मैंने सारे डिस्टेंस बता दिए हैं, प्लीज उसे याद रखें। सर 2023 के फर्स्ट शिफ्ट में क्या सवाल आया, पहला सवाल स्टेटमेंट्स के रूप में। एग्रोनॉमी वाले लोग प्रिसीजन एग्रीकल्चर को अच्छे से पकड़ के समझ लेना। क्या है सवाल का जवाब, बताओ फटाफट क्या होगा, क्या रिवील कर दूं आंसर। बिल्कुल सर, हम आपकी
रुकने के मोहताज नहीं है। बिल्कुल सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। क्यों? देखो पहली बात तो सर समझ में आती है कि इतना बड़ा सारा स्टेटमेंट है तो सही ही होगा, ऐसा कर मत देना, बर्बाद हो जाओगे। देखो प्रिसिजन एग्रीकल्चर इज जनरली डिफाइंड एज इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी बेस्ड फार्म मैनेजमेंट सिस्टम टू आइडेंटिफाई, एनालाइज एंड मैनेज द वेरिएबिलिटी within the field for optimum profitability, सस्टेनेबिलिटी एंड प्रोटेक्शन ऑफ लैंड रिसोर्सेज। बिल्कुल यही तो है प्रिसिजन एग्रीकल्चर। इसमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बेस्ड है, जो आइडेंटिफाई कर रहा है, एनालिसिस कर रहा है वेरिएबिलिटी को कि कहाँ कितनी जरूरत है खेत में, उतना ही फर्टिलाइजर, उतना ही इंसेक्टिसाइड वगैरह हमारे जाए। तो यही तो है प्रिसिजन, सटीक खेती एक तरह से, है ना, प्रिसिजन एग्रीकल्चर। अब हम कहें प्रिसिजन एग्रीकल्चर इज एप्लीकेशन ऑफ ड्रोन टेक्नोलॉजी। प्रिसिजन एग्रीकल्चर में ड्रोन का इस्तेमाल होता है। ड्रोन एक पार्ट है प्रिसिजन एग्रीकल्चर का। प्रिसिजन एग्रीकल्चर सिर्फ ड्रोन नहीं है, दो अलग अलग बातें हैं ना दोस्त। हम कहें ऐसा स्टेटमेंट आता है कि एप्लीकेशन ऑफ ड्रोन इज अ पार्ट ऑफ प्रिसिजन एग्रीकल्चर, तो हम कहते हैं हाँ भैया सही बात है। लेकिन कह रहे हैं कि सिर्फ प्रिसिजन एग्रीकल्चर में ड्रोन ही ड्रोन होता है क्या? नहीं भैया, जीपीएस भी होता है, जीआईएस भी होता है, रिमोट सेंसिंग होती है, वेरिएबल रेट टेक्नोलॉजी वीआरटी होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट पूरी तरह से सही नहीं है, इसका मतलब पार्शियल है तो गड़बड़ है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। सर ठीक है, निसार के ऊपर फिर सवाल आया है, मतलब 2023 से आ रहे हैं सर सवाल। बिल्कुल 26 में फिर आएगा, मैं कह के रहा हूँ, बहुत जरूरी है। निसार का फुल फॉर्म बताओ क्या होगा? नासा, इसरो, एसएआर। सॉइल साइंस के बच्चे कूद कूद के बोलेंगे सर सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशो होता है सर, हमको मालूम है। अरे भैया वो गया वक्त, अब बहुत प्रॉब्लमैटिक सॉइल्स, अच्छी बात है। अब हमारा एसएआर का मतलब है सिंथेटिक अपर्चर रडार, है ना, तो इसका मतलब समझ गए आंसर सर हम, है ना। एसएआर का फॉर्मूला आप जानते हैं, एडजस्टेड एसएआर किसने दिया था ये जानते हैं, और एसएआर ईएसपी इनके बीच में कुछ रिलेशंस हैं, रिमोट सेंसिंग। अरे ठीक है सर, सॉइल साइंस का आप शक्ति प्रदर्शन ना करें, ठीक है। सेकंड शिफ्ट में ज्यादा सवाल आए हैं, फर्स्ट शिफ्ट में एक ही सवाल था, वो रख दिया हमने शायद। अब देखते हैं एट व्हाट हाइट रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट। अरे ये तो फिर आ गया, तो उसका सार क्या निकला? पीवाईक्यूज रिपीट होते हैं, बार बार आते हैं, इसलिए हम पीवाईक्यू सॉल्व करते हैं। एक बच्चे का मुझे कॉल आया, वो मुझे पूछता है कि सर पीवाईक्यू करने हैं क्या? मैं कहा तुम पागल है, क्या पूछ रहा है तू मुझसे कि पीवाईक्यू करने हैं? मेरा तो दिमाग ही खराब हो गया दोस्तों। ऐसे सवाल प्लीज ना रखें। आपका जो भी बंदा मिले जीवन में, उसको कहना कि भाई पीवाईक्यू कर ले पहले, है ना। कुछ ना आता हो तो पीवाईक्यू करके जाएं एटलीस्ट, क्योंकि पीवाईक्यू कितने सेम आ जाते हैं। वो बात अलग है, कुछ ना आता हो तो पीवाईक्यू करने में मजा भी नहीं आता। चलो खैर, सर ज्ञान नहीं दीजिए, आगे बढ़िए, ठीक है। क्वेश्चन आईडी 913 जो है उसका मैचअप करके दिखाइए। फटाफट से पॉज करिए, आंसर गेस करिए। आंसर मैं रिवील कर रहा हूँ, आंसर होगा इसका सेकंड। बिल्कुल कर लिया होगा आपने। कहा कि सर रेड जो है ना, मैंने बचपन से पढ़ रखा है कि उसकी लैम्डा बहुत ज्यादा होती है, दूर से दिख जाता है लाल रंग। तो लैम्डा सबसे ज्यादा वाला कौन सा है? 760 से ज्यादा वाला दिख रहा है, लेकिन 760 से ज्यादा चला जाना तो सर रेड के भी बाहर चला जाना, तो मतलब इंफ्रारेड हो गया सर। तो इसका मतलब बी का थर्ड हो सकता है सर। अच्छा अच्छा, वेरी गुड बच्चा। और अब क्या कह सकते हैं, रेड का क्या होगा फिर? 620 से 750 हो सकता है। अल्ट्रा वायलेट मतलब वायलेट से भी आगे निकल जाए थोड़ा, तो फिर वो क्या होगा? अल्ट्रा वायलेट होगा। तो यानी सर हम कह सकते हैं 400 से 500 वाला ना, सी का सेकंड है, सी का अच्छा सबसे कम, सॉरी 400 वाला ब्लू का रेंज में आ गए 450 से 500। ठीक है सर, ये तो हमें पता है। सर हमें ये भी पता है कि जो आप चार्ट दिखा रहे हो ना, इसकी बढ़िया सी ट्रिक मैंने बना रखी है सर, और वो बढ़िया सी ट्रिक मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, ठीक है। और नहीं बना रखी है तो कोई ट्रिक बनाओ, इसके ऊपर सवाल श्योर आएगा, है ना, श्योर है इसके ऊपर सवाल जरूर आएगा। तो प्लीज इसे अच्छे से देख लेना। ईएमआर जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का एक पूरा फ्लो बनता है। पहले गामा रेज, उसके एक्स रेज, यूवी रेज, विजिबल रेज, उसके बाद इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, रेडियो रेज। क्या कॉन्सेप्ट है सर इसके अंदर? कॉन्सेप्ट भी पता है सर? आप क्या समझते हो हमारे को? हमें सब मालूम है। हमें ये मालूम है अच्छे से बात कि गामा रेज जो होती है ना, वो क्या होती है? शॉर्टेस्ट वेवलेंथ रखती है। गामा रेज जो है, इसका जो लैम्डा है वो बहुत छोटा है, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ है। सर वेवलेंथ बहुत कम है तो क्या हुआ? इसकी एनर्जी बहुत ज्यादा होती है। सर हमें पता है सर, आप क्यों फालतू रिवीजन करवा रहे हो? सर हमको पता है E इक्वल्स टू MC स्क्वायर होता है सर, है ना सर। E इक्वल्स टू एच सी अपॉन लेमडा होता है सर, है ना, एच सी अपॉन एच न्यू अपॉन एच सी अपॉन लेमडा के रूप में कहते हैं कि सर लेमडा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एनर्जी के। एनर्जी ज्यादा होगी तो लेमडा कम होगा, ये सब पता है हमें बातें, ठीक है भाई। तो हम गामा रेज को याद रखते हैं, लेमडा कम है और एनर्जी ज्यादा है। तो फिर हम रेडियो वेव के अंदर क्या याद रखेंगे दोस्त? रेडियो का हिसाब उल्टा याद रखते हैं सर कि लेमडा ज्यादा है, एनर्जी बहुत कम होती है, ठीक है। सीक्वेंस पूछे जाते हैं, ये सीक्वेंस पूछा जाएगा कि लैम्डा का इंक्रीजिंग ऑर्डर, लैम्डा का डिक्रीजिंग ऑर्डर, एनर्जी का इंक्रीजिंग ऑर्डर, एनर्जी का डिक्रीजिंग ऑर्डर। 4 सवाल बन गए एक ही सवाल से, 4 के अनेक सवाल बन सकते हैं, तो प्लीज इसे याद रखना। चलो बताओ एनडीवीआई की रेंज क्या होती है? बच्चा बच्चा जानता है,
सर आपका वहम है कि ये बच्चा बच्चा जानता है। नहीं नहीं, बिल्कुल जानता है। एनडीवीआई -1 से +1 क्या बताता है? -1 मतलब जाड़ा लगा है, कोई वो है ही नहीं, मतलब वेजिटेशन है ही नहीं, और जितना पॉजिटिव होगा मतलब उतना अच्छा वेजिटेशन, राइट? इस तरह की बातें हैं। एक बार पॉज लेते हैं, मुझे लगता है मेरा टिफिन आ गया होगा। कोई टिफिन नहीं आया गाइस, कोई मुझे याद नहीं करता, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा रिमोट सेंसिंग का नेक्स्ट क्वेश्चन, कहते हैं 842। A remote sensing system that possesses only a sensor and depends on the external source। तो अब इसमें कह रहा हूँ एक्टिव रिमोट सेंसिंग, पैसिव रिमोट सेंसिंग, फिर आ गया। बताओ क्या होना चाहिए जवाब। फटाफट से कॉपी में अपना आंसर लिख लो। मैं आंसर रिवील कर रहा हूँ। आंसर शुड बी द, अरे भैया, आंसर शुड बी द फोर्थ वन। कह रहा था ना मैं, क्वेश्चन गड़बड़, मतलब वो स्टेटमेंट गड़बड़ करके देते हैं, स्ट्रेटजी दिमाग में रखना, और सही आ जाए तो गलत मत कराना कि सर हमें पता ही था कि गलत ही होगा। अरे वो सही दे देगा तो गलत मत कर देना, कॉन्सेप्ट समझ क्या आना, ठीक है ना। सिंथेटिक अपर्चर रडार इज माइक्रोवेव बैंड, अभी समझा दिया था आपको मैंने निसार के साथ में ये बात कि हाँ माइक्रोवेव बैंड उसके अंदर होते हैं। इसका इस्तेमाल हाँ सॉइल मॉइस्चर के लिए किया जा सकता है। तो ठीक है सर, समझ में आ गया था। वापस आप मत ही समझाना सर कि ये जो पैसिव रिमोट सेंसिंग है, सर वापस प्लीज गलती से मत समझा देना एक्टिव रिमोट सेंसिंग क्या है, क्योंकि सर हमारा वक्त बहुत कीमती है, सर आप हमारा वक्त खराब ना करें। ठीक है दोस्त, समझ गया मैं आपकी बात। अब बताओ स्कैटरिंग क्या है? स्कैटरिंग के कॉन्सेप्ट पढ़े हैं क्या एग्रोनॉमी के सवालों में? एग्रोनॉमी वाले में आया है और सॉइल साइंस में अब आएगा, क्योंकि सॉइल में अब तक स्कैटरिंग का सवाल नहीं बनाया, तो अब आएगा, याद रखना। तो बताओ क्या होगा आंसर? जज कर लिया अपनी तरफ से आंसर? मैं आंसर रिवील कर दूं? कर दूं? आंसर होगा इसका सेकंड, है ना। तो दोनों बातें सही है, एक्सप्लेन नहीं कर रही हैं। अब दिमाग तो मेरा तो यही कहता था कि भाई एक्सप्लेन करती है, मुझे तो लगा था फर्स्ट ही होना चाहिए, बट आंसर इसका सेकंड है। देखो मेज कैटरिंग, अच्छा अलग अलग तरह की कैटरिंग है सर, आपने पढ़ा रखी है क्या? बिल्कुल, मैंने तो एक अपनी सीरीज के अंदर आई थिंक फर्स्ट वीडियो में ही लिखा था ये, है ना। स्कैटरिंग जो है उसके अंदर दो तरह की स्कैटरिंग, एक होती है सिलेक्टिव, एक होती है नॉन सेलेक्टिव। तो सर सिलेक्टिव है, उसमें दो लोग सिलेक्ट हुए हैं, कौन? एक है रेले सेलेक्ट हो गया, और एक मे नाम का आदमी सेलेक्ट हो गया, है ना। RM, एक रेले सेलेक्ट हो गया, एक में सेलेक्ट हो गया। नॉन स्कैटरिंग क्या है? जब पार्टिकल्स बहुत बड़े होते हैं, टकराने वाले, जिनसे रोशनी टकरा के बिखरेगी, वो पार्टिकल बहुत बड़े होते हैं, तो उसे हम कह देते हैं, जैसे कि डस्ट, फॉग एंड क्लाउड्स वाले जो होते हैं, वो लोग क्या है? नॉन स्कैटरिंग के अंदर आते हैं। अब मेरा टिफिन आ गया है दोस्तों। तो फिर से स्कैटरिंग की बात कर रहे हैं, तो मैंने कहा आपको सिलेक्टिव, नॉन सिलेक्टिव। नॉन सिलेक्टिव के अंदर साइज बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है, यानी 10 से बड़ा बताया गया है, और 0.1 से 10 के अंदर होता है, तो उसे हम कह देते हैं मे स्कैटरिंग। ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है। 1 2, है ना, 1 2 लैम्डा टू द पावर -4। 1 क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि लैम्डा की घात 0 का मतलब क्या हुआ? 1 ही तो हुआ। किसी भी चीज की घात 0 होती है तो उसका मतलब 1 होता है। ये बात आप समझते हैं? मैं कहूँ 5 की घात 0 है तो उसका मतलब क्या? मतलब 1 है और कुछ नहीं है ना। जहां कोई नहीं होता वहां एक होता है, सबका मालिक एक, है ना? वैसी वाली बात है। और लैम्डा की घात 4 क्या है? रेले के अंदर क्या याद रखना है? 1/λ4। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, -4। ठीक है, ऐसे उम्मीद करता हूँ ये बातें आपको पता है। नहीं पता है तो प्लीज रिवाइज करना, क्योंकि देखो पिछले सालों में आ रखे हैं सवाल। अब मुझे पॉज करके फटाफट से रीड कर लेना। मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ कि आप चीजें आप जानते हैं। मैं एक एक पकड़ के बताऊंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा दोस्तों, इसलिए सिर्फ इंपॉर्टेंट बातों पे फोकस करते हैं। जैसे कि रेले स्कैटरिंग का संबंध किससे है? इसका संबंध है, हम कह सकते हैं, आसमान के नीले रंग से। आसमान नीला क्यों है? रेले के कारण। ठीक है, ये सीधी सीधी बात याद रखनी है। अगर रेले स्कैटरिंग नहीं हो तो आसमान का रंग कैसा होगा? काला होगा। अच्छा, अंतरिक्ष में स्कैटरिंग नहीं हो रही तो इसलिए हम कहते हैं कि वो अंतरिक्ष काला है ना। ठीक है, तो ये हो गया। मे स्कैटरिंग के अंदर कौन से एग्जांपल याद रख सकते हैं? मे स्कैटरिंग के अंदर स्पेसिफिक एग्जांपल तो नहीं है, लेकिन नॉन सिलेक्टिव के अंदर जरूर है। नॉन सिलेक्टिव के अंदर बादलों का सफेद रंग जो है वो नॉन स्कैटरिंग का एग्जांपल है। ये फंडामेंटल चीज याद रखना, क्योंकि ये कई बार एग्जाम में आती है। ठीक है सर, अब प्रॉब्लम ये है कि सर यही तो इसका सही एक्सप्लेनेशन होना चाहिए। इमेज स्कैटरिंग डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ स्कैटर इन द रिलेशन टू द वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन बीइंग स्कैटर्ड। इसका साइज ये होता है। अब इन्होंने देखो कहा है कि इमेज स्कैटरिंग डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ रिलेशन ऑफ वेवलेंथ, है ना। अब ये रिलेशन इस रेंज में होता है, इस तरह से क्लियरली स्टेट करता, लैम्डा की घात -4 से 1 के बीच होता है ना। और कुछ बच्चों ने, मुझे लगता है, इसको गलत भी समझा होगा कि सर माइक्रोमीटर दे रखा है तो फिर तो ये मिलीमीटर होना चाहिए, बट आई डोंट नो, बट इन्होंने सही चार्ट तो वही है मिलीमीटर वाला आई गेस, है ना। और एनटीए ने इसे सही माना है स्टेटमेंट को, और इसका सही एक्सप्लेनेशन नहीं माना है ना। तो सही एक्सप्लेनेशन क्या हो सकता है कि मे स्कैटरिंग डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ स्कैटर इन द रिलेशन ऑफ वेवलेंथ ऑफ द रिलेशन बीइंग स्कैटर्ड व्हिच इज समहाउ इक्वल्स टू द वेवलेंथ, है ना, उसी रेंज में होता है उस पार्टिकल का साइज, इस कारण से ऐसा होता है। और इसमें सिर्फ सटीक उन्होंने साइज रख दिया है, तो शायद इसी वजह से उनको दोनों को स्टेटमेंट को
सेपरेट माना है और उसे सही नहीं। आपकी कुछ अलग राय हो, आपको लगे नहीं ऐसी नहीं ये बात है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। ठीक है जी, तो ये थे अब तक के 2023 के सवाल। अब 2022 के अंदर प्रवेश करें अब हम, तो आप क्या समझते हैं एआर के सवाल? तो मतलब सर एग्रोनॉमी वाले लोग एआर सवाल ही डाल रहे हैं क्या? हाँ, लग तो यही रहा है। तो बताओ इसका आंसर क्या होना चाहिए? बताओ बताओ क्या आंसर होना चाहिए? आंसर मैं रिवील कर रहा हूँ दोस्त, आंसर है जो इसका फर्स्ट किया गया है, यानी सही बात है और इसको एक्सप्लेन भी कर रही है। अब जीआईएस जो है लिंक्स स्पेशल डाटा विद डिस्क्रिप्टिव इंफॉर्मेशन अबाउट अ पर्टिकुलर फीचर ऑन अ मैप। हाँ, जीआईएस जो है मैंने कहा मेन तो क्या रखता है, डाटा रखता है, और उस डाटा से हम मैप्स बना सकते हैं, उससे हम पिक्चर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। द इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड एट एट्रीब्यूट्स ऑफ द जियोग्राफिकली रिप्रेजेंटेड फीचर। ज्योग्राफी पे जो भी फीचर्स हैं उनको ही तो हम मैप पे रिप्रेजेंट करते हैं, है ना, और इसी वजह से ये इसको फीचर्स को मैप पे दिखाता है। तो सही बातें हैं, एक्सप्लेन भी कर रही है। बताओ एक और एआर आ गया कि रेले स्कैटरिंग कॉजेज द स्काई। हाँ, मतलब क्या हुआ कि एग्रोनॉमी के जो टीचर्स हैं वो स्कैटरिंग के ऊपर बड़ा फोकस दें, क्योंकि देखो दो बार लगातार सवाल आ गया। रेलिंग रेले स्कैटरिंग जो है उसका देखो आसमान का नीला रंग जो बताया था मैंने, बिल्कुल सही बात है सर। और बहुत बहुत छोटा होता है, रेले का संबंध देखो दिखाया बहुत बहुत छोटा होता है। आई थिंक इसीलिए इसको सही एक्सप्लेनेशन भी माना गया है। ठीक है, मैंने आपको वक्त नहीं दिया, लेकिन अपने आप आपने मुझे पॉज करके सही जवाब सोच लिया था अपना। बताइए इसका क्या जवाब होना चाहिए? प्रिसीजन एग्रीकल्चर जो है उसके क्या स्टेप्स हो सकते हैं? प्रिसीजन एग्रीकल्चर के क्या स्टेप्स हो सकते हैं? जरा सोचिए और बताइए। पॉज करिए मुझे और अपना आंसर बताइए, है ना। मैं आंसर रिवील कर रहा हूँ, आंसर है इसका 4। सबसे पहले तो असेस करो वेरिएबिलिटी। अगर कोई खेत है, बहुत बड़ा सारा एरिया है हमारे पास, है ना, बहुत बड़े हेक्टर्स में है वो, इस पर्टिकुलर एरिया की क्या वेरिएबिलिटी है, इसकी क्या है, या पर्टिकुलर एक अलग से एरिया की क्या वेरिएबिलिटी है ना, तो ये वेरिएबिलिटी पहले एक्सेस की जानी चाहिए। उसके बाद हम कह सकते हैं प्रिपेयर करने चाहिए वेरिएबिलिटी मैप, एक ऐसा ऐप बनना चाहिए जिसमें हम बता दें कि इस एरिया का कुछ अलग हिसाब है, इसका कुछ अलग हिसाब है, इस एरिया का कुछ अलग हिसाब है, इस एरिया का कुछ अलग हिसाब है। ठीक है सर, समझ गए। फिर इसका मतलब मैनेजिंग करना वेरिएबिलिटी को, फिर उस वेरिएबिलिटी को हम टारगेट करें कि वहाँ कितना फर्टिलाइजर डलेगा, वहाँ कितना क्या कोई चीज डलेगी, तो वो उसको मैनेज करना। और उसके बाद इवेल्युएशन की एक रिपोर्ट बन सकती है कि भाई इस तरह से प्रिसिजन एग्रीकल्चर किया गया है। तो इस तरह से इसका आंसर दिया गया है सेकंड। 2021 में एग्रोनॉमी के जो जेआरएफ एग्जाम था उसमें डायरेक्टली रिमोट सेंसिंग से जुड़ा कोई सवाल मुझे नहीं दिखा। 2020 में दिखा। 2020 में क्या है, ये है। तब से देखो वही सवाल आ, 2020 से देखो 25 तक आ गए, अभी हम बार बार वही घूम रहा है। देखो एक्टिव रिमोट सेंसिंग, पैसिव रिमोट सेंसिंग, बताइए क्या होगा आंसर? ऐसी उम्मीद करता हूँ सही जज किया होगा आंसर। मैं आपको दिखा रहा हूँ दोनों स्टेटमेंट गलत दिखा दिए। वापस वही बात, रिमोट सेंसिंग में घुमा दिया इन्होंने, है ना, एक्टिव रिमोट सेंसिंग के अंदर पैसिव की डेफिनेशन डाल दी। ठीक है, इनसेट क्या है? इनसेट ये कह रहा है कि पोलर ऑर्बिट सैटेलाइट। नहीं नहीं, ये तो जियो स्टेशनरी होता है सर, कुछ बताने की जरूरत ही नहीं है आपको हमें। ठीक है दोस्त, समझ गए। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं AICE एग्जाम, है ना, एक बार वापस आते हैं। AICE सॉइल साइंस, हम पीएचडी के अंदर एंट्रेंस के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। आप कहेंगे सर हमें क्या ही जरूरत है पीएचडी एंट्रेंस के पेपर देखने की, हम तो जेआरएफ देने जा रहे हैं, हमें कोई मतलब नहीं है AICE एग्जाम से। ऐसा नहीं है दोस्त, आपको रिमोट सेंसिंग से जुड़े जितने भी सवाल एनटीए की तरफ से प्रस्तुत किए गए हैं वो सारे देखने हैं। और ना सिर्फ रिमोट सेंसिंग, कोई भी टॉपिक उठाते हो सारे सवाल निकाला करो, तभी कुछ अच्छा कर पाओगे, है ना। चलो समझ गए सर, आगे बढ़ते हैं। माइक्रोवेव रिमोट सेंसिंग हैज ऑल वेदर कैपेबिलिटी। ठीक है, सही बात है, बात की थी हमने पहले, पिछले वीडियो में मैंने कहा था माइक्रोवेव रिमोट सेंसिंग जो होती है ना दोस्त, उसके अंदर बहुत दम है। वो बादलों को भी भेज सकती है और वो कई इंफॉर्मेशन को गेन कर सकती है। माइक्रोवेव रेडिएशन कैन पेनिट्रेट द क्लाउड्स, यही बात इन्होंने लिख दी है ना, एक्वायर ड्यूरिंग द डे एंड नाइट, कभी भी इंफॉर्मेशन आपको दे सकता है। तो यही तो बात है, यही तो इसका रीजन होगा, है ना। तो इसका मतलब क्या होना चाहिए? आंसर इसका करेक्ट है। बताओ फटाफट से मैच द फॉलोइंग के रूप में। सर कहेंगे तो सेम सा फिर से आ गया, तभी तो पीवाई क्यों कर रहे हैं, सवाल रिपीट होते हैं। इसका जवाब फटाफट बताओ क्या होगा? आंसर शुड बी, आंसर शुड बी, आंसर शुड बी द, अरे आंसर शुड बी द थर्ड वन। ठीक है दोस्त, मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, आई होप आपको सही समझ में आ गया है। बताओ इसका जवाब क्या होगा? बताओ इसका जवाब क्या होगा? ये सवाल मेरा सही हुआ था, मुझे उस वक्त जब मैं पेपर दिया था तब मुझे नहीं पता था मोदिस क्या है ना, मुझे नहीं पता सेंटिनल के ऊपर भी इतना फोकस नहीं था मैं, है ना। तो बताओ आपको क्या लगता है इसका आंसर क्या होना चाहिए? आई होप अगर आपने पिछला वीडियो देखा है तो उसका जवाब धड़ल्ले से आपने सही ही जज किया होगा, क्योंकि आपने कहा कि सर एटलीस्ट इतना तो पता है कि सेंटिनल जो है वो ईएसए का है। आपने पिछले वीडियो में कहा था ये इंपॉर्टेंट है। 6 इसके अंदर ऑर्बिट्स के अंदर 6 सैटेलाइट्स की आपने बात की थी, इसके अंदर 6 सैटेलाइट्स के ऊपर एक सवाल का क्वेश्चन आया था, है ना। तो इसका मतलब ये हो गया कि ईएसए से रिलेटेड है सेंटिनल, है ना। तो दूसरा कौन सा बचा? अच्छा, ए का तो सेकंड होना चाहिए। इस बात की अगर निश्चितता मिल जाए तो आंसर तो सीधा पता चल ही गया, है ना। आंसर तो सीधा पता चल ही गया। लेकिन बी फर्स्ट एवीएचआर ये क्या बला है सर? मोदिस क्या बला है सर? स्पॉट क्या बता है सर? बला है सर। ठीक, तो इसका मतलब ये आपको इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए। एवीएचआर
आर इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है। एडवांस्ड वेरी हाई रेजोल्यूशन रेडियोमीटर है, रेडियोमीटर है जो बहुत एडवांस है और हाई इमेजिंग देता है। अच्छा ठीक है, ये किसने बनाया? नोवा ने बनाया है। नोवा क्या है सर? सर थोड़ा सा इमेज बड़ी कर देंगे तो आप मजा ही आ जाएगा। सर मैं वो स्टूडेंट हूँ जो आपकी वीडियोस जो है 420 पे देखता है ना, तो ऐसा है तो यार बड़ी दिक्कत होगी आप। चलो ये क्या है? नोवा क्या है? नेशनल ओशन एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन, यूएस डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, यूएस डीसी की तरफ से। नोवा का सिंबल भी याद रख सकते हैं, यानी लोगो भी याद रख सकते हैं, और इस बात को आप याद रखेंगे। नासा का बच्चा बच्चा जानता है लोगो, और मोदिस का फुल फॉर्म याद रखें, मॉडरेट रेजोल्यूशन इमेजिंग स्पेक्ट्रो रेडियोमीटर। अच्छा ये भी सर रेडियोमीटर है? हाँ ये भी रेडियोमीटर है। ठीक है सर, और बताओ, और बढ़िया बताओ कि सर ये घड़िया जो कितने सालों तक चलने वाला है आपका? मुझे भी नहीं पता। देखो क्या है, स्पेक्ट्रो रेडियोमीटर, ये भी याद रखना, मोदिस। ठीक है ना, मोदिस किसका है? नासा का है, यूएसए का है। ठीक है, अब स्पॉट वाला जो है वाज फर्स्ट यूरोपियन अर्थ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, स्पॉट को जरूर याद रखना, इंपॉर्टेंट है। यूएस सॉरी यूरोपियन पहला अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट कौन सा था? स्पॉट था। स्पॉट का जो फुल फॉर्म है वो हम नहीं पढ़ें तो अच्छा है, क्योंकि देखो ये कहता है कि सैटेलाइट फॉर ऑब्जर्वेशन दे ला तारे है ना, इस तरह से बोलते हैं आई थिंक वो लोग। तो वो क्या हो गया? स्पॉट का फुल फॉर्म है। चलो याद नहीं रहे तो भी चलेगा। द सेंट्रल नेशनल डी, इसका नाम भी देखो ऐसा ही है, CNES इनका जो ऑर्गेनाइजेशन है, फ्रांस की जो नेशनल स्पेस एजेंसी है, उसका नाम कुछ इस तरह से है। और सिंबल को याद रखें, और स्पॉट की तरफ से ये नाम याद रखेगा। ठीक है, और ESA बिल्कुल बच्चा बच्चा जानता है, सैटेलाइट सेंटिनल मिशन के बारे में, है ना, इसके बारे में हमने पिछले वीडियो में चर्चा की थी। मोदी के बारे में थोड़ा कुछ और बता दो सर, ये हमारे मोदी जी की बात हो रही है क्या? अरे नहीं भाई, ये अलग है। मॉडरेट रेजोल्यूशन इमेजिंग है जो स्पेक्ट्रो रेडियोमीटर से जुड़ी है ना, और एडवांस लॉन्च हुआ 1999, 1999। सर मेरा जन्म 2000 का है, तो एक साल पहले तुम्हारा। सर मेरा 1988 में है, तो उसके एक साल बाद का है। कुछ भी कैसे करके मोदी को याद रखना, मोदी जी को 99 के साथ जोड़ देना। कैसे भी आप, तुम पॉजिटिव मोदी सपोर्टर हो तो कुछ नेगेटिव बातें 99 की पॉजिटिव बातें सोच लो। अगर मोदी जी को अच्छा नहीं मानते हो तो नेगेटिव से ओल्ड लो, लेकिन 99 बातें दिमाग में रख लेना कुछ भी। ठीक है चलो, तो ये है। मैं तो देखो सेफ खेल रहा हूँ हमें याद करने से मतलब है, क्योंकि अब देखो ये क्या कहते हैं, ये इसका आंसर समझ गए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब बताइए क्या होना चाहिए? सर एरियल फोटोग्राफ जो है वो एनालॉग इमेजेस होती हैं क्या? सर ये एनालॉग इमेज और डिजिटल इमेज, ये बला क्या है? बला तो सर वो थी। अरे नहीं भाई, इधर फोकस करो। एनालॉग इमेजेस की अगर हम बात करें तो वो इस तरह की कंटीन्यूअस इमेजेस होती हैं जो हमको दिखाई देती है ना। कोई भी इमेज हम जो देखते हैं वो एनालॉग इमेज है, लेकिन जब उसके अंदर हम घुस के देखें, उसके अंदर पिक्सल्स को देखें, तो पिक्सल का हर एक का क्या होता है? अपना एक कोड होता है दोस्त। हर पिक्सल का अपना एक कोड होता है, डिजिटल नंबर होता है। इस तरह की अगर हम लैंग्वेज देखेंगे ना, कंप्यूटर सिस्टम में जो लैंग्वेज होती है, इस तरह की लैंग्वेज को अपन डिजिटल इमेज कहते थे। लेकिन जो तस्वीरें हमको दिखती हैं वो क्या है? एनालॉग इमेजेस होती हैं, ऐसा मुझे लगता है। तो ये कह रहा है कि एरियल फोटोग्राफ जो हम आसमान से किसी पहाड़, नदी, पहाड़ वगैरह की तस्वीरें खींच के कोई दिखा रहा है तो हमें दिखेगी अरे वाह बड़े सुंदर है पहाड़, तो ये क्या है? एक तरह से एनालॉग इमेज है। दूसरा, इमेज ऑफ रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट एक्वायर्ड यूजिंग द इलेक्ट्रो, है ना, आपने बहुत करके आंसर दर्ज कर ही रखा है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक सेंसर्स आर एग्जांपल ऑफ डिजिटल इमेजेस, इमेज रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट एक्वायर्ड यूजिंग द इलेक्ट्रॉनिक सेंसर। जो इलेक्ट्रॉनिक सेंसर से होती हैं क्या वो डिजिटल इमेजेस होती हैं? और डिजिटल इमेज के अंदर पिक्सल्स होते हैं। हाँ सर आपने भी बताया, मतलब ये बात सही है। ठीक है, स्पॉट सैटेलाइट इज एन एग्जांपल ऑफ हाइपर स्पेक्ट्रल रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट। सर आपने स्पॉट का याद तो करवा दिया, बड़ा अजीब सा नाम है, ये फ्रांस का है या यूरोपियन है ना। आपने ईयर भी कहा, कुछ ना कुछ दिमाग में रखना कि ईयर भी एग्जाम में आ सकता है ना। ये स्पॉट का जो 1977 है, 77 है, 77 77 स्पॉट है, 77 स्पॉट, कैसे भी करके याद कर लो यार, याद रखना। हाँ तो कल मिला के सैटेलाइट इज एन एग्जांपल ऑफ हाइपरस्पेक्ट्रल, नहीं ये हाइपरस्पेक्ट्रल नहीं है। ये क्या है सर? ये तो मल्टी स्पेक्ट्रल है। तो मतलब डी गलत है, बाकी चीजें फिर भी सही है ना। तो ये सारी बातें सही है, तो मुझे लगता है आंसर हाँ ABC सही है। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई है। आगे बढ़ रहे हैं हम। आगे बढ़ के बताइए, ये थोड़ा सा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट हुआ, ये जो मैंने वीडियो सीरीज बनाई थी उसमें ये पार्ट कवर नहीं हुआ था, और अभी भी नहीं होगा ऐसा, तो क्योंकि इतना डेप्थ में जाने की जरूरत है नहीं हमें, क्योंकि एक एक मेथड को अगर हम समझे तो वो काफी गहराई हो जाएगी, और इतनी गहराई में उतरना ठीक नहीं। लेकिन इस के थ्रू आपका काम चल सकता है। मतलब आप इमेज का क्लासिफिकेशन याद रखें कि सुपरवाइज है, अनसुपरवाइज है। सुपरवाइज्ड के अंदर हम कई सारे एग्जांपल देखते हैं सर, कि सर मैं 140p पे देख रहा हूँ सर, आपका 144p पे देख रहा हूँ आपका वीडियो, मुझे बिल्कुल नहीं दिख रहा कि आप क्या देख रहे हैं। ठीक है कोई बात नहीं, तो मैं थोड़ा सा जूम करने की कोशिश करता हूँ। देखो सुपरवाइज के अंदर क्या नाम दिख रहे हैं दोस्त? मिनिमम डिस्टेंस टू मीन मेथड, कॉपी में लिख लो, सुपरवाइज के लिख लो, लिस्ट बना लो। मिनिमम डिस्टेंस टू मीन मेथड, एवरेज डिस्टेंस मेथड, पैरेलल पाइप्ड मेथड, मैक्सिमम लाइक्लीहुड मेथड, बायसन मेथड, डिसीजन ट्री क्लासिफायर, डिक्रीमेंटल फंक्शनल
है ना, तो हम कह सकते हैं एटसेट्रा। तो कुल मिला के ये जो मेथड्स हैं ये क्या है सारे, हमने कहा सर आप सर ये भी बताओ ना कि एक एक मेथड होता क्या है। देखो इसमें वक्त खराब करना मुझे लगता नहीं है ठीक है, क्योंकि इसमें एक एक को समझने में वक्त जाएगा, वो उतना वर्थ नहीं है, क्योंकि एक ही सिंगल क्वेश्चन आया है अपने सालों में अब तक, और वो भी देखो क्लास ये जो चार्ट है इससे ही आया है, तो इतना ज्यादा डेप्थ में जाने की जरूरत है नहीं। अब बताओ क्लस्टरिंग जो है, क्लस्टर कर करके, हाँ ये बात जरूर याद रखना, क्लस्टर कर करके अप्रोच कौन सी काम में ली जाती है, वो अनसुपरवाइज्ड के अंदर होती है। और अनसुपरवाइज्ड में भी कौन सा स्पेसिफिक एग्जांपल, के मीन वाला, के मीन अप्रोच जो है उसे याद रखना है। के मीन, के मतलब सर क्या है, के मतलब कोई पर्टिकुलर आई थिंक कांस्टेंट है। जरा डेप्थ में देखो, सच बताऊं तो मैंने भी नहीं पढ़ा ये चीज, है ना, इसलिए मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ, तो ज्यादा वक्त खराब करने की जरूरत हमें है नहीं। ठीक है, तो अगर आपको लगे कि नहीं सर ऐसे कैसे, रिमोट सेंसिंग में तो रिस्क लेना ही नहीं है, मैं तो पढ़ूंगा ही पढ़ूंगा, तो मुझे मैसेज करना, मैं आपको दे दूंगा इसका कंटेंट, है ना, आप वहां से पढ़ सकते हैं। मेरे पास कंटेंट है, लेकिन मुझे लगता है कि ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैंने नहीं दिखाया। समझ गया सर आपकी बात, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं तो इसका आंसर समझ गए होंगे कि के मीन वाला अनसुपरवाइज्ड में आता है, ये तो सुपरवाइज के हिसाब से सवाल पूछा गया। अच्छा अनसुपरवाइज का ही पूछा था, अनसुपरवाइज कौन सा है, के मीन वाला है, क्लस्टरिंग मेथड। ठीक है सर, आगे बताइए क्या होगा आंसर, बताओ बताओ फटाफट बताओ, अब फटाफट खत्म करते हैं इस वीडियो को। थोड़े से सवाल हैं क्योंकि पीएचडी में ज्यादा सवाल है नहीं, पीएचडी एंट्रेंस में कम ही सवाल हैं जो है वो आपके सामने आ रहे हैं। फटाफट बताओ इसका आंसर क्या होगा, आंसर रिवील कर रहा हूं, आंसर शुड बी द फर्स्ट वन, बी एंड सी। इसका मतलब ये हुआ सर कि फोटोग्राफी कैमरा इज एन एक्टिव सेंसर व्हेन यूज्ड इन द सनलाइट। हाँ, फोटोग्राफी कैमरा इज एन एक्टिव सेंसर। हाँ हाँ क्या होता है, नहीं ना ना होगा, फोटोग्राफी कैमरा एक्टिव सेंसर थोड़ी, एक्टिव सेंसर में तो दो ही बातें याद रखी थी हमने, लिडार है, सिडार है, रडार है, ऐसे चीजें याद की थी। ठीक है सर समझ गए, वाला गलत है। चौथा भी गलत है, पैसिव सेंसर आर प्रेफरेबली व्हेन द नेचुरल एमिटेंस एंड रिफ्लेक्टेंस आर लो। मेरा बहुत कम रिफ्लेक्टेंस होगा तो कोई मुझे पैसिव रिमोट सेंसिंग से कैसे जज कर पाएगा, नहीं कर पाएगा ना, तो उसका मतलब डी भी गलत है सर। आगे बढ़ते हैं सर, आगे बताइए। ठीक है, तो अब इसका मतलब आप समझ गए, तो इस तरह से एक सवाल ये भी था। और उसके बाद नेक्स्ट अगर हम देख सकते हैं कि AICE PhD सॉइल साइंस के अंदर कोई सवाल नहीं देखा गया 23 की फर्स्ट शिफ्ट में। सेकंड शिफ्ट में सवाल आए हैं, कई सारे आए हैं, तो आपको दिखा देते हैं। कई सारे तो नहीं, कम ही है। देखो, विथ विच ऑफ द सेंसर डेटा अवेलेबल वी कैन हैव द लार्जेस्ट स्केल। लार्जेस्ट स्केल मैप का मतलब क्या है, जिन लोगों ने पेडोलॉजी अच्छे से पढ़ी है ना वो लोग समझेंगे इस बात को कि लार्ज, जितना ज्यादा स्केल मैप लार्ज होगा मतलब उतनी ही साफ इमेज मिलेगी, इस बात को समझना। लार्जेस्ट स्केल मैप का मतलब जितना बड़ा स्केल मैप होगा मतलब उतनी हाई रेजोल्यूशन में इमेज मिलेगी, रेजोल्यूशन के अंदर इमेज मिलेगी, इस बात को हमें समझ में आना रखना है। ठीक है सर, तो बताओ इसमें कौन सा सैटेलाइट होगा, सर नहीं पता सर, ऐसे हवा में दिमाग में थोड़ी आता है, नहीं पता तो कोई बात नहीं, इसे हम याद रख लेंगे। याद रखेंगे तो इसका नाम है LISS4। LISS का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, लीनियर इमेजिंग सेल्फ स्कैनर। ये जो है वो पुश ब्रूम तरह के स्कैनर होते हैं सर, एक पुश ब्रूम होता है, एक विस्क ब्रूम होता है। सर हमने आपकी सीरीज देखी है, अरे सर हमने नहीं देखी है, फिर भी हमें पता है कि बुश ब्रूम और विस्क ब्रूम क्या होते हैं। पता है कि नहीं पता, नहीं पता, अरे यार क्या बात करते हो, पता होना चाहिए। पुश ब्रूम क्या है, इस तरह से जो झाड़ू चलता है, विस्क ब्रूम क्या है, जो ऐसे झाड़ू चलता है ना। तो इस तरह से हम कहते हैं कि ये दो तरह के स्कैनर्स होते हैं, है ना, तो उसी के बारे में यहाँ दिखाया गया है। एक अलोंग ट्रैक होता है, एक अक्रॉस ट्रैक होता है। पता है तो ठीक, नहीं पढ़ा है तो प्लीज रिवाइज कर लेना, इसके ऊपर सवाल आएगा ऐसा। ठीक है, तो इस बीच को याद रखना। तो LISS4 जो है याद रखना है भाई, अभी लेटेस्ट के हिसाब से आई थिंक उस टाइम के हिसाब से इसका आंसर क्या है, LISS4 था। ETM का फुल फॉर्म बता रखा है, एनहांस थीमेटिक मैपर। ठीक है सर, फटाफट से 2022 के सवाल दिखा दो सॉइल साइंस के, क्योंकि एग्रोनॉमी में ज्यादा आए नहीं है सवाल। ठीक है, फटाफट से मुझे मैचअप करके दिखा दो इसका सवाल का जवाब। आपका सवाल का जवाब सही होगा, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। प्लैंक लॉ का संबंध है इससे, 0 केल्विन पर भी EMR निकलते हैं इस बात से। स्नो एंड क्लाउड कैन नॉट सेपरेटेड, नहीं सेपरेट नहीं कर सकते, ये बात किससे जुड़ी है, ये जुड़ी है थर्मल इंफ्रारेड रिमोट सेंसिंग से। सुपरवाइज और अनसुपरवाइज का बारे में आपको पता होना चाहिए। गॉसियन मैक्सिमम लाइक्लीहुड वाला मेथड किस में आएगा दोस्त, ये आएगा, याद रखना, इसके अंदर अनसुपरवाइज और सुपरवाइज के अंदर हम ट्रेनिंग साइट्स को डिसाइड करते हैं, तो वो सुपरवाइज है। ठीक है सर, बताओ एग्रोनॉमी के अंदर देखो सीधा आया 2023 का सवाल, सर 25 कहाँ गया, सर 24 कहाँ गया, नहीं आया यार, उसमें सवाल नहीं दिखे मेरे को, इसलिए नहीं दिखा, है ना। उसके सॉइल साइंस की प्रोपोर्शन में ही अगर वही सेम क्वेश्चन है तो मैं क्यों रखूंगा, है ना, सिर्फ एग्रोनॉमी के अगर सेक्शन में नहीं है तो वो नहीं रखा गया। मात्र 2023 के अंदर ही है ये सवाल, और इसका जवाब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, क्योंकि देखो फिर घूम फिर के कहानी वही स्टेटमेंट पे आ गई। हाँ, तो इसके अंदर ज्यादा मतलब एग्रोनॉमी वाले तो बस एक्टिव रिमोट सेंसिंग और पैसिव रिमोट सेंसिंग पे ही सवाल बना रहे हैं ज्यादा। तो ये था आज का वीडियो। आई रियली होप दिस सेशन विल बी हेल्पफुल फॉर एग्जामिनेशन। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि कोई सजेशन हो, अगर आपको लगे कि सर ये सीरीज शुरू कर दो, सर ये कुछ कवर करवा दो, तो एग्जाम के लिए ज्यादातर मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट के लिए चीज हेल्पफुल रह सकती है, तो मुझे प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इट विल हेल्प मी टू प्रोवाइड समथिंग एल्स, है ना। मेजर सब्जेक्ट्स में कवर नहीं कर रहा हूँ अभी, जैसे कि अगर हम कहें सॉइल फिजिक्स नहीं, सॉइल केमिस्ट्री नहीं, सॉइल बायोलॉजी नहीं, ये तो चलो सॉइल वालों को अलग से पढ़ना ही है
है ना। और लेकिन ये जो इधर-उधर की चीज़ें हैं, मेरी कोशिश है कि हमारा एग्ज़ाम आ जाए उससे पहले-पहले हम माइनर चीज़ें कवर कर लें। बायोकेमिस्ट्री मेरे दिमाग में है, कवर करने की कोशिश करूँगा। उसके अलावा कुछ और दिमाग में आपके आए कि सर ये भी कवर कर लें तो मज़ा ही आ जाएगा, तो इट विल बी अ गुड सजेशन फ्रॉम योर साइड। बाकी आपको कैसा वीडियो लगा हो, आपके मन में जो भी बात आई हो, प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ। कोई बात बुरी लगी हो तो प्लीज़ मुझे वो भी बताएँ। मैं कोशिश करूँगा अगली आने वाली वीडियोज़ में वो चीज़ ना हो, है ना? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्ज़ामिनेशन।